नमस्ते, राधे राधे सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव, मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, इस क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है आनुवांशिकता। क्या है? हेरिडिटी। तो साथियों, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के कुछ इंपॉर्टेंट PYQ जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप हम करने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर, आनुवांशिकता क्या है? हेरिडिटी। यानी कि हेरिडिटी क्या होती है? जब एक संतति से दूसरी संतति में लक्षणों का मतलब स्थानांतरण होता है तो ये क्या कहलाते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। और आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। और आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो आप सभी को पता होगा, इसके जनक जो हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या होने हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल। यानी कि आनुवांशिक विज्ञान के पिता जो हैं वो हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। तो उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, मानव में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य जो होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 46, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 45, ऑप्शन नंबर डी है 47। तो सभी साथी एक बार कमेंट में बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है यह हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 46, ऑप्शन नंबर बी है 44, ऑप्शन नंबर सी है 45, ऑप्शन नंबर डी है 47। तो सभी साथी बताएंगे एक बार क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 46। यानी कि जो मनुष्य जो होता है उसमें 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यानी कितने पाए जाते हैं? 23 जोड़ी। यानी 23 जो होते हैं, 23 जो होते हैं वो पेयर में होते हैं, जबकि मतलब अनपेयर में देखेंगे तो कितने होते हैं? वो होते हैं 46। कितने होते हैं? 46। इनमें से 2 गुणसूत्र जो होते हैं वो तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, और 44 गुणसूत्र होते हैं वो कितने कौन से होते हैं? वो होते हैं कायिक गुणसूत्र। क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र, जिसे ऑटोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? ऑटोसोम क्रोमोसोम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या होती है। अभी साथियों मैंने बताया था, यानी कि जो ऑटोसोम कितने होते हैं तो वो होते हैं 44। कितने होते हैं? 44। और शुक्राणु में कितने होंगे? तो वो होंगे 22। यानी कि उसका आधा हो जाएगा, क्योंकि जब भी मतलब निषेचन या युग्मक जनन होता है, सबसे पहले युग्मक जनन होगा, तब उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी हो जाती है। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? वो होगी 22। कितनी होगी? 22। इसमें ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए है 22, ऑप्शन नंबर बी है 23, ऑप्शन नंबर सी है 46, ऑप्शन नंबर डी है 24। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी साथी बार बताएं क्या इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। यानी कि ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या जो होती है शुक्राणु में वह होती है 22। और इसमें एक गुणसूत्र जो होता है मतलब होता है वो लिंग गुणसूत्र। यानी कि जब 23 गुणसूत्र होंगे शुक्राणु में तो इनमें से 22 गुणसूत्र जो होंगे वो तो ऑटोसोम क्रोमोसोम होंगे, जबकि एक क्रोमोसोम जो होगा वो होगा लिंग गुणसूत्र। क्या होगा? लिंग गुणसूत्र। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? यानी कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग है वो किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है मेंडल ने, ऑप्शन नंबर बी है बीजमान ने, ऑप्शन नंबर सी है जोहानसन ने, ऑप्शन नंबर डी है चार्ल्स डार्विन ने। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए मेंडेल, ऑप्शन नंबर बी है वीजमान, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जीन शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। किसने किया था? जोहानसन ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 डीएनए अणु आपस में, यानी कि 2 डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं, या 2 डीएनए खंड आपस में किसके द्वारा जुड़े हुए होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है संयोजी बंध द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है हाइड्रोजन बंध द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है
पेप्टाइड बंध द्वारा। तो सभी साथी बताएंगे जो हाइड्रोजन मतलब दो डीएनए अणु आपस में जुड़े होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं, वो कौन सा बॉन्ड होता है इनके बीच में, वो होता है हाइड्रोजन बंध द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो सभी साथी देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आनुवांशिक पदार्थ है, इनमें से कौन सा मैटर है वो जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। कौन है? जेनेटिक मटेरियल पूछा गया हमसे, कौन आनुवांशिक पदार्थ है इनमें से। ऑप्शन नंबर ए है गोल्जी काय यानी गोल्जी बॉडी, ऑप्शन नंबर बी है डीएनए, ऑप्शन नंबर सी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर डी है राइबोसोम। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी डीएनए जो होता है वह सभी जीवों का आनुवांशिक पदार्थ होता है, जबकि जो वायरस होता है यानी विषाणु होता है, कभी कभी उसमें जो होता है आरएनए उसका क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे बना होता है, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं वह किससे बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी है आरएनए से, ऑप्शन नंबर सी है डीएनए से, ऑप्शन नंबर डी है न्यूक्लियोप्रोटीन से। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि न्यूक्लियोप्रोटीन से जो होते हैं वह गुणसूत्र बने हुए होते हैं। किससे बने होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन से। किससे? न्यूक्लियोप्रोटीन से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बोने पौधे का जीन प्रारूप होता है, यानी कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बोने पौधे का जीन प्रारूप कैसा होता है यह हमें बताना है। इसका ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल टी, ऑप्शन नंबर बी है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल टी, ऑप्शन नंबर डी है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो सभी साथी बताएंगे, यानी कि मेंडल ने जो दर्शाया था शुद्ध लंबे पौधे को और शुद्ध बौने पौधे को किससे दर्शाया था, तो कैपिटल टी जो था उसे तो किससे दर्शाया था, उसे दर्शाया था मतलब शुद्ध लंबे पौधे को इससे किससे दर्शाया था, शुद्ध लंबे से, और इसे शुद्ध बौने से। और संकर लंबे होंगे तो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो है वो क्या है, ये जो है इनमें होंगे यानी कि शुद्ध लंबे और ये होंगे शुद्ध बौने। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा सी वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो मेंडल ने जो दर्शाया था शुद्ध बौने पौधे को वो स्मॉल टी से दर्शाया था। किससे दर्शाया था? स्मॉल टी से दर्शाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी, यानी मेंडल की शिक्षा जो प्रारंभिक हुई थी वह कहां से स्टार्ट हुई थी। तो सभी साथी बताएंगे ऑप्शन नंबर ए है गिरजाघर से, ऑप्शन नंबर बी है मंदिर से, ऑप्शन नंबर सी है घर से, ऑप्शन नंबर डी हम मान लेंगे विद्यालय से। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी बताएंगे एक बार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी मेंडल की जो शिक्षा प्रारंभिक हुई थी वह हुई थी गिरजाघर से। कहां से हुई थी? गिरजाघर से। तो सभी साथी एक बार और आंसर बता देंगे, यानी कि मेंडल ने गणित तथा विज्ञान की शिक्षा किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो बताएंगे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर वो होगा वियना विश्वविद्यालय। क्या होगा? वियना विश्वविद्यालय। तो सभी साथी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। मतलब जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे का जब अध्ययन किया था तो किन किन लक्षणों का अध्ययन किया था। तो सभी बताएंगे, यानी कि मेंडल ने जब मटर के पौधे पर प्रयोग किया था तो उन्होंने 7 विप्रासी लक्षणों का मतलब अध्ययन किया था। कितने लक्षणों का? 7 विप्रासी लक्षणों का। तो उनमें से कुछ दे रखे हैं यहां पर। ऑप्शन नंबर ए है गोल झुर्रीदार बीज, ऑप्शन नंबर बी है लंबे बौने पौधे, ऑप्शन नंबर सी है सफेद बैगनी फूल, ऑप्शन नंबर डी है ये सभी। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था तब कितने लक्षण का प्रयोग किया था, तो 7 विप्रासी लक्षण इन्होंने देखे थे। इनमें से तीनों हैं वो सही है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी।
उसके बाद अब हमें ये पता होने चाहिए यानी कि मेंडल ने अपने प्रयोग के आधार पर कितने नियम दिए हैं। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियम दिए हैं। सबसे पहला नियम है प्रभाविता का नियम, ऑप्शन नंबर, और दूसरा नियम है पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम है अपव्यूहन का नियम यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था यानी कि मेंडल ने जिस पौधे पर प्रयोग किया था वह कौन सा था। ऑप्शन नंबर ए है सरसों, ऑप्शन नंबर बी है गुड़हल, ऑप्शन नंबर सी है मीठी मटर, ऑप्शन नंबर डी है उद्यान मटर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि मेंडल ने जो अपने प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पर किए थे। किस पर किए थे? उद्यान मटर का। यानी मटर का जो साइंटिफिक नेम है क्या है, वो है पाइसम सैटाइवम। क्या है? पाइसम सैटाइवम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएच मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। यानी टीएच मॉर्गन ने आनुवांशिक प्रयोग किस पर किए थे। ऑप्शन नंबर ए है घरेलू मक्खी, ऑप्शन नंबर बी है सीसी मक्खी, ऑप्शन नंबर सी है बालू मक्खी, ऑप्शन नंबर डी है फल मक्खी। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी कि टीएच मॉर्गन ने जो भी अपने आनुवांशिक प्रयोग किए थे वह किस पर किए थे? फल मक्खी पर। किस पर किए थे? फ्रूट फ्लाई पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है F2PD में 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। यानी कि F2PD जो होती है उसमें 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए है एक संकर क्रॉस में, ऑप्शन नंबर बी है द्विसंकर क्रॉस में, ऑप्शन नंबर सी है ये तथा बी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक संकर क्रॉस में 3:1 जो होता है F2PD में प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 3:1। क्या प्राप्त होता है? 3:1 अनुपात प्राप्त होता है। यानी कि इसमें हम F1PD जो होती है हमारी, जैसे हम F1PD देख रहे हैं यहां पर, सही है। F1PD यानी कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये तो होंगे कौन से पौधे होंगे? ये होंगे लंबे पौधे, ये होंगे शुद्ध बौने पौधे। इनका आपस में क्रॉस कराएंगे तो क्या बन जाएगी सब, मतलब इनके पहले तो हम युग्म बना ले रहे हैं। क्या बना ले रहे हैं? युग्मक। इनका मतलब अब क्रॉस कराएंगे आपस में तो स्मॉल टी और कैपिटल टी क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी कि इसमें जो होंगे सारे पौधे वो होंगे कैसे होंगे? संकर लंबे। उसके बाद इनका मतलब इनका दोबारा से कराया जाएगा, F2PD बनेगी। उसमें कितने मतलब एक तो जो होगा वो होगा शुद्ध लंबा और एक जो होगा एक होगा शुद्ध बौना और दो जो होंगे वो होंगे संकर लंबे। तो इसका रेशियो कौन सा प्राप्त होगा F2PD में, मतलब कौन सा प्राप्त होगा? 3:1। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यानी कि 3 तो होंगे इसमें लंबे, मतलब लंबे कैसे होंगे? 2 तो संकर लंबे और एक शुद्ध लंबा होगा, तो और एक होगा मतलब बौना। कैसा होगा? बौना। तो इसमें 3:1 का अनुपात प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 3:1 का अनुपात। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिकी के जनक हैं, यानी कि आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन है? सभी साथी बताएंगे। मैंने इससे पहले बता भी दिया है यानी कि आनुवांशिकी जनक कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है जेडी वॉटसन, ऑप्शन नंबर डी है H.J. मूलर। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल है उनको आनुवांशिकी के पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ जेनेटिक साइंस या हेरेडिटी के। उसके बाद है एक संकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात है, यानी कि एकल संकर का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? यानी कि बाहर से जो लक्षण देखे जाते हैं वह कैसे लक्षण होते हैं? वह फिनोटाइपिक लक्षण होते हैं, जबकि जो जीनों के द्वारा पता लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? जीनोटाइपिक अनुपात होता है उनका। क्या होता है? जीनोटाइपिक लक्षण होते हैं। वो कैसे होते हैं? जीनोटाइपिक अनुपात। मतलब ऐसे इसमें प्राप्त जो F2PD होती है उसमें प्राप्त होते हैं दो संकर लंबे पौधे और
एक शुद्ध लंबा पौधा और एक शुद्ध बौना पौधा। तो उसमें से हम जो देखेंगे वो फिनोटाइपिक उसके देखेंगे अनुसार तो क्या होगा 3:1, जबकि जीनोटाइपिक देखेंगे तो होगा उसमें 1:2:1। क्या होगा 1:2:1, यानी क्या होगा 1:2:1। अगर ये तो क्या है, ये जीनोटाइपिक है। क्या है जीनोटाइपिक, क्या है जीनोटाइप, क्या है जीनोटाइप, ठीक है। और फिनोटाइप क्या होगा, फिनोटाइप होगा 3:1, 3:1, यानी कि इसमें ये तो होंगे, कैसे होंगे संकर लंबे, क्या होंगे ये संकर लंबे पौधे, यानी दो तो इसमें क्या है संकर लंबे हैं, एक क्या है शुद्ध बौना है, शुद्ध बौना, और एक क्या है यहां पर, ये है शुद्ध लंबा। अब हम इनके अनुसार निकालेंगे, यानी कि इनके जो ऐसे हैं उनके जीनों के आधार पर निकालेंगे तो क्या होगा इसमें, मतलब जीनोटाइप जो होगा वो होगा 1:2:1, और जबकि फिनोटाइप निकालेंगे इसका क्या होगा, यानी कि 3:1, यानी कि 3 जो होंगे वो लंबे होंगे और एक जो होगा वो बौना होगा, यानी संकर लंबे और लंबे को मिलाकर 3 जो हो रहे हैं वो लंबे हो रहे हैं, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा सभी बताएंगे एक बार पहले। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक संकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात जो होता है वह होता है 3:1। क्या होता है 3:1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात होता है, यानी कि एक संकर संकरण का जीनोटाइप अनुपात क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था। ऑप्शन नंबर ए है 1:2:1, ऑप्शन नंबर बी है 3:1, ऑप्शन नंबर सी है 1:3:7, ऑप्शन नंबर डी है 9:3:3:1। तो सभी बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये क्या है जीनोटाइपिक, और ये क्या है, ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो है फिनोटाइपिक। यानी फिनोटाइपिक क्या होता है, जो लक्षण बाहर से देखे जा सकते हैं वह तो फिनोटाइपिक लक्षण होते हैं, जबकि जो लक्षण जीनों के द्वारा पता लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, जीनोटाइप लक्षण होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किया था। अभी मैंने बताया था आपको, यानी कि मेंडल जो थे उन्होंने 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम था उनका किसका, प्रभाविता का नियम, दूसरा नियम था पृथक्करण का नियम, और तीसरा नियम क्या था, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो इसमें से यही पूछा गया है, यानी पृथक्करण का नियम प्रस्तुत किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन नंबर बी है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, ऑप्शन नंबर सी है ह्यूगो ब्रीज ने, ऑप्शन नंबर डी है रॉबर्ट हुक ने। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये रॉबर्ट हुक थे, उन्होंने क्या किया था, सन 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। और किसमें की थी, कॉर्क के टुकड़े में। किसमें की थी, कॉर्क के टुकड़े में। तो सभी साथी इसका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या होगा, यानी पृथक्करण का नियम जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो किया था पृथक्करण का नियम का प्रतिपादन किया था, यह प्रस्तुत किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, यानी कि केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु यानी बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर डी है प्रियॉन्स। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी बताएंगे क्या है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वायरस। जो वायरस जो होते हैं वह केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं, यानी क्या होते हैं, विषाणु जो होते हैं केवल न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन से बने होते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी कि जो पुरुष जो होते हैं उनमें कितनी गुणसूत्रों की संख्या होती है ये हमें बताना है, और कौन सा इसमें सही मेल है ये भी हमें देखना है। यानी कि ये नहीं है कि मतलब हमें 46 गुणसूत्र बता देने, ये हमें देखना है पुरुषों में पूछ रहा है, इसमें जो पुरुषों में कौन सी है इसमें ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 44 + XY, ऑप्शन नंबर बी है 46 + XY, ऑप्शन नंबर सी है 46 + XX, ऑप्शन नंबर डी है 44 + XX। तो सभी साथी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
यानी कि 46 प्लस एक्स वाई और 46 प्लस एक्स एक्स, ये तो होगी नहीं, क्योंकि ये होगी तो ये कितने गुणसूत्र हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 48, तो ये गलत हो जाएगा। इनमें से ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी में से जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा ये आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुरुषों में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है 44 प्लस एक्स वाई, और 44 प्लस एक्स एक्स में होती है तो महिला में होती है। किस में होती है? महिला में होती है, यानी मादा में जो होती है 44 प्लस एक्स एक्स होते हैं, यानी एक्स एक्स जो क्या है, ये क्या है, ये दोनों क्या है लिंग गुणसूत्र। 44 क्या है, ये है क्या है कायिक गुणसूत्र। क्या है? कायिक गुणसूत्र। इसमें भी यानी कि ये है लिंग गुणसूत्र 2, और ये क्या है 44 जो है क्या है, ये है कायिक गुणसूत्र। उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है जिसका आपको कमेंट में जवाब देना है, यानी कि निम्न में से कौन डीएनए की संरचनात्मक उप इकाई है। तो सभी साथी इसका आंसर जो करेंगे किसमें करेंगे? कमेंट में करेंगे। किसमें करेंगे? कमेंट में। किसमें? कमेंट में। कमेंट में सभी आंसर बताएंगे, कमेंट आंसर क्या होगा सभी बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो कमेंट में बताएंगे। तो सभी साथी एक बार बताएंगे आज की क्लास आपको कैसी लगी। तो मैं आशा करता हूं आज की क्लास आपको एकदम बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर ऐसी और क्लासेस को पाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।